भूत होती तो कब की राख बन चुकी होती। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। वह सच कह रही थी। फिर भी मैंने पूछा, अगर तुम भूत नहीं हो तो मुझे इस खेल में क्यों लाई? रिया ने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए। मैंने सोचा था कि भूतों से जुआ खेलकर एक ही बार में बहुत सारा पैसा जीत लूं, लेकिन मेरी किस्मत इतनी कमजोर है कि भूत मेरे साथ खेलना ही नहीं चाहते, इसलिए मुझे तुम्हें साथ लाना पड़ा। मैंने गुस्से में कहा, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी उम्र खत्म हो रही है। रिया ने सिर हिलाया। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। याद है खेल शुरू होने से पहले मैंने तुम्हें एक छोटा सा ताबीज दिया था? मुझे याद आया। उसने सच में मुझे एक छोटा सा कपड़े का ताबीज दिया था और कहा था कि उसे हमेशा अपने पास रखना। रिया बोली, उसके अंदर एक सिद्ध मंत्र वाला ताबीज है। अगर कोई तुम्हारी उम्र छीनने की कोशिश करेगा तो यमदूत खुद तुम्हारी रक्षा करने आ जाएंगे। ये सुनकर मुझे राहत मिली। फिर मैंने उसे उन बोलती हुई मूर्तियों के बारे में बताया। रिया का चेहरा अचानक बदल गया। क्या मूर्तियां बोल रही थी? वे कोई देवता नहीं है, वे पहले के खिलाड़ी हैं जो इस भूतिया क्षेत्र में हमेशा के लिए फंस गए हैं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन रिया बिल्कुल नहीं डरी। उसने तुरंत कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अचानक दो काली परछाइयां मूर्तियों से बाहर निकली और भयानक चीख मारने लगी। उनकी वही आवाज थी जो मैं अब तक मूर्तियों के अंदर से सुनता आया था। हम दोनों वापस जुए की मेज पर लौट आए। खेल फिर से शुरू हुआ। इस बार मैंने काव्या के किसी इशारे पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी समझ से खेलने लगा। शायद मेरा आत्मविश्वास लौट आया था। लगातार कई बाजियों में मैंने काव्या और कियारा दोनों को हरा दिया, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। कुछ देर बाद मुझे बेहद खराब टाइल मिले। न कोई जोड़ी बन रही थी, न कोई सीधी चाल। उधर कियारा और काव्या दोनों लगभग जीतने की स्थिति में पहुंच चुकी थी। दोनों लगातार मेरी तरफ घूर रही थी। अब काव्या ने अपनी असली नफरत छिपानी भी बंद कर दी थी। दो भयानक भूतों की नजरें मुझ पर टिकी थी। मैं डर के मारे कांपने लगा। अचानक मुझे दोनों के असली चेहरे दिखाई देने लगे। उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे, इतने डरावने कि मेरी सांसें रुक गईं। मैंने तुरंत जेब से रिया वाला ताबीज निकालकर कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल दोनों फिर सामान्य इंसानों जैसी दिखने लगी। तभी कियारा जोर से चिल्लाई, अरे चाल चलो। मैं फिर से डर गया। घबराहट में ताबीज मेरे हाथ से गिर पड़ा। जब मैं उसे उठाने के लिए झुका तो देखा कि काव्या का चेहरा मेरे बिल्कुल सामने था। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें ताबीज पर टिकी थी। वो बोली, अरे छोटे, तुम तो बहुत बड़ा खेल खेल रहे हो। अपने साथ पुनर्जन्म वाला ताबीज भी लेकर आए हो। लगता है इस जन्म की नहीं, अगले जन्म की उम्र भी दांव पर लगाने आए हो। कियारा भी हंस पड़ी। जब इस जन्म की सारी उम्र हार जाओगे तो यह ताबीज अपने आप अगले जन्म की उम्र को दांव पर लगा देगा, और अगर वह भी हार गए तो फिर कभी इंसान बनकर जन्म नहीं लोगे, हमेशा के लिए पशु योनि में जन्म लेते रहोगे। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मैंने अविश्वास से रिया की तरफ देखा, लेकिन उसने नजरें झुका ली। धीरे से बोली, मैंने कहा था ना, इसे बाहर मत निकालना। कुछ सच्चाइयां न जानना ही बेहतर होता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आ गया, रिया ने भी मुझसे सच छिपाया था। वह सिर्फ इस जन्म की नहीं, मेरे अगले जन्म की उम्र भी दांव पर लगा चुकी थी। गुस्से में मैंने ताबीज छीन कर फाड़ दिया। अंदर रखा मंत्र वाला कागज भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। रिया मुझे देखकर हंस पड़ी। अब उसे फाड़ने से कुछ नहीं होगा, उसका असर तो बहुत पहले शुरू हो चुका है। उस पर तुम्हारी जन्म तिथि और पूरा जन्म विवरण पहले ही लिखा जा चुका था। तुम इसे फाड़ दो या निगल भी जाओ, अब कुछ नहीं बदलेगा। मैं गुस्से में उसकी तरफ झपटना चाहता था, लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जोर से कुर्सी पर दबा दिया। काव्या ने ठंडी आवाज में कहा, समय बर्बाद मत करो, जल्दी अपनी चाल चलो। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने सामने रखे टाइलों की तरफ देखा। अभी तक बहुत कम टाइल बाहर आए थे। इसका मतलब था कि मैं कोई भी टाइल फेंकूं, सामने बैठे भूत किसी भी वक्त जीत सकते थे, और अगर वे जीत गए तो सिर्फ इस जन्म की उम्र ही नहीं, अगले जन्म की उम्र भी मुझसे छिन जाएगी। अगर मैं लगातार हारता रहा तो शायद मुझे दोबारा इंसान बनकर जन्म लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। यह सोचते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। काव्या झल्लाकर चिल्लाई, जल्दी चाल चलो। मैंने कांपते हाथों से टाइल उठाई और उसे फेंकने ही वाला था कि तभी आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। अचानक कियारा और काव्या ऐसे कांपने लगी जैसे बिल्ली को देखकर चूहे कांपते हैं। दोनों ने घबराकर टाइल मेज पर फेंके और पता नहीं कहां से एक अजीब सी खाल निकालकर पूरे जुए की मेज पर ढक दी। इसके बाद वे दोनों भागकर अंदर कमरों में छिप गईं। रिया भी घबराकर अपनी कुर्सी छोड़कर दूसरे कमरे में भाग गई। मैं अकेला वहीं खड़ा रह गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तभी एक बहुत धीमी आवाज मेरे कानों में गूंजी, ये इंद्रदेव के दूतों की जांच है, जल्दी कहीं छिप जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो यहाँ बिजली गिरा देंगे। इस भूतिया क्षेत्र में चाहे इंसान हो या भूत, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे तीनों की घबराहट याद आ गई। मैं भी तुरंत भागकर एक कमरे में जाकर छिप गया। बाहर लगातार भयानक गरज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में हजारों लोग एक साथ नगाड़े बजा रहे हों। मैं कमरे के कोने में दुबक कर बैठ गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज थी। मैंने जिंदगी में कभी नए साल के समय इतनी भयानक गरज नहीं सुनी थी। क्या यह सब इस भूतिया जुए की वजह से हो रहा था? तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, कियारा और काव्या जल्द ही 100 साल की इंसानी उम्र जीतने वाली हैं। उसके बाद उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वे साधारण भूत नहीं रहेंगी, बल्कि भूतों की रानी बन जाएंगी। इसी असामान्य शक्ति को महसूस करके स्वर्ग के रक्षक यहाँ जांच करने आए हैं, लेकिन उन भूतों ने पहले ही जुए की मेज को खास खाल से ढक दिया है। हो सकता है वे बच निकलें। अगर वे सच में इतनी शक्तिशाली बन गई तो जिन लोगों की उम्र उन्होंने छीनी है उन सब पर भी उसका असर पड़ेगा। उस वक्त तुम्हें इंसान तो छोड़ो, पशु योनि भी नसीब नहीं होगी। सीधे नरक की सबसे भयानक यातनाएं तुम्हारा इंतजार करेंगी। यह सुनकर मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। पहले इस जन्म की उम्र, फिर अगले जन्म की, और अब तो शायद अगला जन्म भी नहीं। मैं पूरी तरह निराश
निराश हो चुका था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम हो कौन और तुम्हें यह सब कैसे पता है? उस आवाज ने जवाब दिया, आर्यन, मेरा नाम नैना है, तुम मुझे जरूर जानते हो। इतना कहकर आवाज अचानक गायब हो गई। उसी समय कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। मैं हैरान रह गया। नैना कौन थी? मुझे तो ऐसा कोई नाम याद ही नहीं था। दरवाजा पूरी तरह खुला और सामने कियारा खड़ी थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? कियारा ने मेरी तरफ देखा और बोली, आर्यन, क्या तुम सच में मुझे पहचान नहीं पाए? मैं उलझ गया। क्या मतलब? मैं तुम्हें पहचानता हूँ। मेरी चुप्पी देखकर वह खुद बोलने लगी, शायद तुम भूल चुके हो, लेकिन मैं आज तक नहीं भूली। 2 साल पहले एक बरसाती रात ही मैं फूड डिलीवरी का काम करती थी। रास्ते में बाइक फिसल गई। मैं पूरी तरह भीग गई थी। मेरे हाथ पैर छिल गए थे और खाना भी सड़क पर बिखर गया था। किसी तरह नया ऑर्डर लेकर पहुंची, लेकिन आधे घंटे की देरी हो चुकी थी। मैं डर रही थी कि ग्राहक मुझे बहुत डांटेगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो सामने वाले इंसान ने मुझे डांटने के बजाय घर के अंदर बुला लिया। उसने मुझे सूखा तौलिया दिया, मेरे घाव साफ किए और फिर कस्टमर केयर पर फोन करके मेरी लेट डिलीवरी की शिकायत भी वापस ले ली। वह इंसान तुम थे। उसकी बात सुनते ही मुझे 2 साल पुरानी वह बरसाती रात याद आ गई। सचमुच मैंने एक घायल डिलीवरी गर्ल की मदद की थी, लेकिन समय के साथ मैं उसका चेहरा पूरी तरह भूल चुका था। अब मुझे समझ आया कि जब काव्या ने उसकी मौत की खबर दिखाई थी तो उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना क्यों लगा। ये याद आते ही मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, अगर तुम जानती थी कि मैंने तुम्हारी मदद की थी तो फिर मुझे इस भूतिया खेल में क्यों फंसाया? कियारा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं कभी एहसान भूलने वालों में से नहीं हूँ। जब रिया तुम्हें यहाँ लेकर आई तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगी, लेकिन मैं खुलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि काव्या मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं उसके खिलाफ जाती तो वह मुझे उसी वक्त खत्म कर देती। इसलिए मैंने सोचा मैं खेल में तुमसे थोड़ी थोड़ी उम्र जीती रहूंगी और बाद में वह सारी उम्र तुम्हें वापस लौटा दूंगी। लेकिन तुम्हारी ज्यादातर उम्र तो काव्या जीत चुकी थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर सिर्फ यही बताने आई हो तो अब जा सकती हो, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। कियारा ने गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना आईना निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, पहले इसमें अपना चेहरा देखो। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का पार्ट 2 जल्द आए तो अभी कमेंट में पार्ट 2 लिखो और वीडियो को